हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है सभ्यता और सामाजिक समरसता। इस चैनल पर जो है हम मुख्य परीक्षा 2024 के लिए निरंतर जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है दो टॉपिक कंप्लीट किए थे, मूल्य और संस्कृति के बारे में और भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। हमने पिछला टॉपिक ये कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने ये टॉपिक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। इसके हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिस पे आपको वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ जो है यहाँ पे अपलोड होती रहती है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभ्यता क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सभ्यता जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिविस से हुई है और अंग्रेजी अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सिविलाइज्ड या सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो सिविक का जो अर्थ होता है, सिविस का अर्थ जो होता है नगर या नगर निवासी, या जो एक ही स्थान पर रहते हैं और शिक्षित भी होते हैं और जिनका व्यवहार जटिल होता है, इसे सिविस या सभ्यता का अर्थ हो जाएगा ये कि नगर या नगर निवासी। ठीक है, अब मेका और पेज ने क्या इसकी डेफिनेशन बताई है वो देख लेते हैं। तो सभ्यता में उन भौतिक तत्वों को शामिल किया जाता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में साधन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो मेका एवं पेज ने कहा कि सभ्यता में उन बाहरी या भौतिक चीजों को शामिल किया जाता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में एक साधन के रूप में हम जिनका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगी, सभ्यता की एक सटीक परिभाषा। अब इसके अलावा अगर आपको सभ्यता की एक सिंपल लैंग्वेज में परिभाषा लिखनी हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि सभ्यता एक मूर्त अवधारणा है। क्या है? सभ्यता एक मूर्त अवधारणा है जिसके अंतर्गत हम भौतिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जैसे भवन, परिवहन, सड़क, जो भी चीजें हमको दिखाई देती है उन चीजों के आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो सभ्यता क्या है? एक भौतिक अवधारणा है जो हमारी उद्देश्यों की पूर्ति करती है या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिसके अंतर्गत हम भौतिक वस्तुओं को या भौतिक चीजों को जिसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन ही हो सकती है। इसके अलावा अब सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है वो देख लेते हैं। तो सभ्यता की विशेषताएं मूर्त अवधारणा है। मूर्त अवधारणा है मतलब सभी चीजों को आप छूकर देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे सभ्यता में क्या क्या आ जाएगा, तो नगर आ जाएंगे, शहर आ जाएंगे, इसके अलावा भवन आ जाएंगे, स्थापत्य आ जाएगा। ये सारी चीजें क्या आ जाएगी, सभ्यता के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैसी अवधारणा है, मूर्त अवधारणा है। दूसरी चीज परिवर्तन शीघ्रता से होता है। ठीक है, तो सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या देख ली हमने। मूर्त अवधारणा है, परिवर्तन शीघ्रता से होता है, सभ्यता का हस्तांतरण एवं प्रसार सरलता से होता है। अब देखो सभ्यता पहले प्राचीन में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, अब उसका हस्तांतरण आगे हुआ। ठीक है, और आगे इसका हस्तांतरण बहुत ही सरल तरीके से होता जा रहा है। ठीक है, तो सभ्यता में गतिशीलता एवं ग्रहणशीलता का गुण पाया जाता है। जैसे प्राचीन सभ्यता में जो चीजें थी उसको आज भी हमने ग्रहण किया है और आगे भी लोग क्या करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। गतिशीलता पाई जाती है, एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में चीजें होती रहती है स्थानांतरित। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन है। सभ्यता का संबंध बाह्य परिवेश से होता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हो जाएगी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस है या क्या अंतर होता है इनमें। तो देखिए ये क्वेश्चन 7 नंबर में बन सकता है सीधा का सीधा कि सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस है। तो एक तरफ मैंने आधार बना लिए है। आप भी जब भी अंतर वाला क्वेश्चन लिखे तो आधार बनाकर जरूर लिखें। तो देखिए सबसे पहला आधार है संबंध। तो हम जानते हैं कि सभ्यता का जो संबंध होता है बाहरी परिवेश से होता है या बाह्य परिवेश से होता है। जैसे घर, वस्तुएं, ये सब क्या है, बाहरी वस्तुएं हैं। संस्कृति का संबंध जो होता है आंतरिक चीजों से होता है या आंतरिक तत्वों से होता है। आस्था, विश्वास, धर्म, मापन, आस्था, विश्वास, धर्म, ये सारी चीजें। दूसरा पॉइंट है मापन। तो सभ्यता का मापन संभव है। सभ्यता का क्या है भाई, मापन संभव है।
संस्कृति को हम नाप नहीं सकते क्योंकि हम इसको देख ही नहीं सकते, तो नाप तो बिल्कुल भी नहीं सकते। प्रकृति जो है ये एक मूर्त अवधारणा है, ये अमूर्त है। ग्रहणशीलता, सभ्यता को किसी बिना किसी परिवर्तन के हम सभ्यता को आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति को ग्रहण नहीं किया जा सकता। हस्तांतरण, सभ्यता का हस्तांतरण शीघ्रता से होता है, इसका शीघ्रता से नहीं होता। प्रगतिशील, सभ्यता बिना प्रयास के आगे बढ़ती है, संस्कृति नहीं बढ़ती। मानसिक लगाव, सभ्यता के प्रति मानसिक लगाव नहीं होता, संस्कृति के प्रति जो है मानसिक लगाव होता है। ठीक है, ये जो है सभ्यता और संस्कृति में क्या हो जाएगा, अंतर। तो ये टॉपिक है हमारा सभ्यता। सभ्यता में ज्यादा कुछ चीजें है नहीं, बस इतनी ही चीजें है। इसके अलावा सभ्यता में एक को क्वेश्चन यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखने का भूल गया हूँ, तो आप इसको स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। सभ्यता और संस्कृति में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 7 मार्क में, कि सभ्यता और संस्कृति में क्या संबंध है। तो आप इसको देख लीजिएगा, या फिर मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे छूट गया है वो। फिर अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक समरसता क्या है। तो जैसा कि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है सामाजिक समरसता के तत्व, तो हम यहाँ पे सामाजिक समरसता को पूरी तरह से कवर करेंगे कि सामाजिक समरसता क्या है, इसके घटक या तत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, चुनौतियां क्या है, सामाजिक समरसता बढ़ाने के उपाय क्या है। तो सबसे पहले सामाजिक समरसता का अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका सामाजिक समानता, मतलब समाज में जो है सभी लोग समान हैं, सभी के साथ समानता का व्यवहार हो समाज में सभी लोगों के साथ। ठीक है, तो सामाजिक समरसता क्या है, तो सामाजिक समरसता ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जाति, धर्म, वंश, लिंग, जो जातीयता, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर भेदभाव न करते हुए सभी के प्रति प्रेम, करुणा, दया, भाईचारा की भावना का विकास करना ही क्या है, सामाजिक समरसता है। सामाजिक समरसता क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जाति, धर्म, वंश, लिंग, निर्जातीयता, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर भेदभाव न करते हुए सभी के प्रति करुणा, दया, भाईचारा की भावना का विकास करना, ये क्या है, सामाजिक समरसता है। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार क्या है भाई इसकी परिभाषा, सामाजिक समरसता का अर्थ समाज को एकजुट करना, पारस्परिक भेदभाव को समाप्त करना तथा यह कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि यह जागरूक लोगों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही किया जा सकता है, तभी जाकर समाज में वास्तविक समरसता का भाव उत्पन्न होगा। तो ये राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार सामाजिक समरसता की परिभाषा है। तो भाई समरसता का अर्थ समाज में एकजुट करना है, समाज को एकजुट करना है, पारस्परिक भेदभाव को समाप्त करना है, और ये जो काम है किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता बल्कि समाज के जागरूक लोगों के प्रयासों के माध्यम से ही किया जा सकता है, तभी जाकर समाज में क्या होगी, वास्तविक समरसता स्थापित होगी, वो वास्तविक समरसता का भाव क्या होगा, उत्पन्न होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार क्या परिभाषा है, सामाजिक समरसता की भावना का विकास करने के लिए विद्यार्थियों में जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, उन्हें स्वार्थ से परे ऊपर उठकर समाज, देश और मानवता के लिए त्याग करने की प्रेरणा, और छात्रों में नैतिकता की भावना को विकसित करते हुए उनके चरित्र को ऊंचा बनाना, ये क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार परिभाषा हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, सामाजिक समरसता के घटक या तत्व, तो मूल घटक, प्राचीन या परंपरागत घटक या आधुनिक घटक। ठीक है, तो मूल घटक कौन कौन से है भाई सामाजिक समरसता के, तो शिक्षा है, परिवार है, सहिष्णुता है, समानता की भावना है, बंधुत्व एवं प्रेम है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, आत्मीयता है, सर्वहित है, पारस्परिक निर्भरता है। प्राचीन एवं परंपरागत घटक कौन कौन से, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक ग्रंथ, कला एवं संस्कृति, संयुक्त परिवार प्रथा, रीति रिवाज एवं प्रथाएं। आधुनिक घटक क्या है, तो संविधान है, उसमें अनुच्छेद संविधान में क्या क्या है, तो डीपीएसपी प्रस्तावना, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, सामाजिक विधान जो है एसटी एससी एक्ट हो गए, मीडिया हो गया, साहित्य हो गया, नागरिक समाज हो गया, सरकारी नीतियां हो गई, और सरकारी एवं प्रशासनिक तंत्र हो गया, सरकारी नीतियां और प्रशासनिक तंत्र। तो ये सामाजिक समरसता के तत्व या घटक। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सामाजिक समरसता क्या है, सामाजिक समरसता के घटक या तत्व को समझाइए। तो आपको बस ये इतना का इतना क्या है यहाँ पे लिख देना है। फिर आगे सामाजिक समरसता के उद्देश्य, तो समतामूलक समाज की स्थापना करना, भेदभाव मुक्त आदर्श समाज की स्थापना करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सहिष्णुता को बढ़ावा देना, देश की अखंडता और एकता को बनाए रखना, समाज को अस्पृश्यता एवं
समाज से अस्पृश्यता का उन्मूलन कर अपनी सौहार्दता प्रेम का विकास करना, मानव मानव अस्मिता एवं नारी की प्रतिष्ठा की स्थापना करना, ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। अब सामाजिक समरसता स्थापित करने के मार्ग में बाधाएं क्या है, या सामाजिक समरसता के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आ सकती है, चुनौतियां क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है सांप्रदायिकता, फिर है लैंगिक असमानता, धार्मिक कट्टरता, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, उग्रवाद, आर्थिक विषमता, असहिष्णुता, रूढ़िवादी विचार एवं मान्यताएं। ये सारे एक पॉइंट में मैंने इसको लिख दिया है। अब इसको हम एक एक दो दो लाइन में क्या कर सकते हैं, इसको हम समझा सकते हैं कि सांप्रदायिकता कैसे सामाजिक समरसता के मार्ग में बाधा है, लैंगिक असमानता, धार्मिक कट्टरता। तो ये सारे पॉइंट को आपको एक एक दो दो लाइन में क्या करना है, समझाना है। अब सामाजिक समरसता बढ़ाने के उपाय या प्रयास क्या है, तो देखिए उपाय या प्रयास, तो यहाँ पे सामाजिक प्रयास क्या है, तो जातिवाद का उन्मूलन, अंतरजातीय विवाह सहभोज कार्यक्रम, पारस्परिक सौहार्द एवं बंधुत्व को प्रोत्साहन, शिक्षा का प्रचार प्रसार, समतामूलक समाज का निर्माण, सांस्कृतिक आदान प्रदान, उत्सव त्योहार और मेले। ठीक है, तो ये सामाजिक उपाय हो जाएंगे। धार्मिक उपाय क्या हो जाएंगे, धार्मिक गुरुओं द्वारा प्रबोधक संप्रेषण, धार्मिक संगोष्ठियां या सम्मेलनों का आयोजन, सभी धर्मों का समान महत्व एवं संरक्षण, या बोल सकते हैं धर्मनिरपेक्षता। संवैधानिक एवं विधिक उपाय क्या हो जाएंगे, तो मूल अधिकार 14-17, अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 17, नीति निषेध तत्वों के द्वारा अनुच्छेद 46 एवं अनुच्छेद 39, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ST/SC एक्ट 1990, पिछड़े कमजोर एवं वंचितों को आरक्षण देकर राजनीतिक दलों की भूमिका पर नियंत्रण रखे आचार संहिता द्वारा। इसके अलावा योजनागत प्रयास क्या क्या है, तो मिड डे मील योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री कन्या दान योजना। तो ये जो हो जाएंगे यहाँ पे सामाजिक समरसता के जो है स्थापित करने के मार्ग में बाधा है और सामाजिक समरसता बढ़ाने के उपाय। तो इसको आप इस कैटेगरी में बांट दीजिए, सामाजिक उपाय, धार्मिक उपाय, संवैधानिक एवं विधिक उपाय, योजनागत प्रयास। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आश्रम व्यवस्था के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे आश्रम व्यवस्था क्या है, तो देखिए आश्रम शब्द की उत्पत्ति जो है श्रम धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम या प्रयास करना। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में भी 3 ही आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जाबाली उपनिषद में हमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आश्रम वे स्थान है जहाँ व्यक्ति जीवन जीने के विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रकार का श्रम अथवा प्रयास करता है। ठीक है, तो आश्रम क्या है, वे स्थान है जहाँ व्यक्ति जीवन के विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रकार का श्रम अथवा प्रयास करता है। या आश्रम सॉरी, ठीक है, तो आश्रम की यहाँ पे परिभाषा ये हो जाएगी। फिर आयु के आधार पर संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, तो ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ब्रह्म प्लस चर्य, तो इसका अर्थ हो जाएगा महान मार्ग पर चलना या महान रास्ते पर चलना। जीवन को महान बनाने वाले आरंभिक स्तर को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। यह आश्रम व्यवस्था का प्रथम चरण है, इसमें व्यक्ति को केवल धर्म पुरुषार्थ का पालन करना होता है। तो आश्रम व्यवस्था में सबसे पहला चरण जो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम का होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ होता है महान मार्ग पर चलना, और जीवन को महान बनाने के लिए आरंभिक स्तर को ही क्या महान बनाने वाले आरंभिक स्तर को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। यह आश्रम व्यवस्था का प्रथम चरण है, इसमें व्यक्ति को केवल धर्म पुरुषार्थ का, इसमें क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति को धर्म पुरुषार्थ का पालन करना होता है। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य विद्या की प्राप्ति करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्या की प्राप्ति करना था। इस आश्रम व्यवस्था में विद्यार्थी यौनिक संयम का पालन करते हुए गुरुकुल में रहकर वेदों का अध्ययन, गुरु की निष्ठा पूर्वक सेवा तथा भिक्षावृत्ति द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता है। ब्रह्मचर्य के 2 प्रकार बताए गए हैं, उपकुर्वान और नैष्ठिकी अंतेवासी। उपकुर्वान का मतलब है वे ब्रह्मचारी जो वैदिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद भी समावर्तन संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में जो है प्रवेश करते हैं। उपकुर्वान मतलब
अपने वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी करने के बाद समावर्तन संस्कार द्वारा वो क्या करते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उपकुर्बान कहलाते हैं। नेष्टि के अंतेवासी क्या है, वे ब्रह्मचारी जो अपनी वैदिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद भी गुरु के पास रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, वो नेष्टि के अंतेवासी कहलाते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के उद्देश्य क्या है, तो प्रथम उद्देश्य बच्चे का शारीरिक विकास करना, यौनिक नियंत्रण के साथ बच्चों के काम उत्तेजना बढ़ाने वाली चीजों से दूर रखना। दूसरा उद्देश्य मानसिक विकास करना और तीसरा आध्यात्मिक विकास करना। अगला है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ का अर्थ होता है व्यक्ति गृहस्थ होकर अथवा गृहस्थी का निर्माण करके जीवन व्यतीत करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जिसकी अवधि 25 से 50 वर्ष तक मानी जाती है। इस आश्रम में व्यक्ति 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम का पालन करता है। इस आश्रम का पालन करके व्यक्ति 3 ऋणों से मुक्त तथा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करता है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम के उद्देश्य क्या है, तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसमें व्यक्ति का उद्देश्य केवल अपने भरण पोषण के लिए परिश्रम करना नहीं, बल्कि समाज के कल्याण से संबंधित कार्य करना भी है। 3 ऋणों से मुक्ति तथा पंच यज्ञों का अनुष्ठान भी क्या करता है, इसी में करता है वो। अगला है गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य क्या है, धर्म के अनुकूल जीवन जीविका उपार्जन करना, विधि पूर्वक विवाह करना, अपनी विवाहिता पत्नी से ही संपर्क रखना, देवताओं पितरों भृत्यों आदि को खिलाने के बाद बच्चों को अन्न ग्रहण करना, बचे हुए अन्न को ग्रहण करना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे लिख दिए हुए, बचे है, देवताओं पितरों भृत्यों आदि को खिलाने के बाद बचे हुए अन्न को ग्रहण करना, मनुस्मृति में उल्लेखित 10 धर्मों का पालन करना, काम की पूर्ति को लक्ष्य नहीं बल्कि संतान उत्पत्ति का साधन मानना, माता पिता गुरु साधु अतिथि तथा वृद्धों को सम्मान देना, ये सब गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य। गृहस्थ आश्रम के ऋण क्या है, फिर इस आश्रम में व्यक्ति को 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है, इसका उल्लेख धर्म ग्रंथों में ये ऋण है। देव ऋण, इस भौतिक जगत की रचना देवताओं द्वारा की गई है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें विवेकशील तरीके से करना चाहिए। ऋषि ऋण, वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती थी। पितृऋण, धर्मानुसार विवाह कर संतान उत्पत्ति करने से हमें पितृऋण से मुक्ति पा सकते हैं। पंचमहायज्ञ, तो देखिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य 5 महायज्ञों का अनुष्ठान भी करता है। ये यज्ञ लौकिक तथा परलौकिक सुख एवं शांति के लिए आवश्यक माने गए हैं। पंच महायज्ञ क्या है, निम्नलिखित है। सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ, इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता क्या करता है, स्थापित करता है, तो प्राचीन ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है ब्रह्म यज्ञ में। दूसरा है पितृयज्ञ, यह मृत पितरों की शांति हेतु किया जाता है। पितृयज्ञ क्यों किया जाता है, मृत पितरों की शांति हेतु। इसमें पितरों को तर्पण श्राद्ध आदि किया जाता है। देव यज्ञ, इसमें देवताओं का पूजन बलि धृत आदि से अग्नि में हवन किया जाता है। ऐसी मान्यता थी कि व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं की अनुकंपा से भौतिक सुख देवताओं की अनुकंपा से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए यह आवश्यक था कि मनुष्य को उनका हवन द्वारा प्रसन्न रखे। मतलब देव यज्ञ में क्या होता था कि भाई पूजा होती थी, बलि दी जाती थी, ठीक है, अग्नि हवन वगैरह की जाती थी और देवताओं को प्रसन्न करने का कार्य किया जाता था ताकि व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो। अतिथि यज्ञ या मनुष्य यज्ञ, ब्रह्मचर्य आश्रम में अनेक व्यक्तियों को भिक्षा मांगने के कारण हम उन्हें उनके ऋणी हो जाते हैं, इसलिए घर आए प्रत्येक अतिथि का आदर सम्मान करना चाहिए। फिर भूत यज्ञ, हाँ, इसमें समस्त प्राणियों को बलि दी जाती है। बलि भाग को अग्नि में न डालकर सभी दिशाओं में रख दिया जाता है ताकि सभी प्राणी उसे ग्रहण कर सके। तो ये हो जाएगा हमारा का यज्ञ। तो यहाँ पे हमने आज 2 टॉपिक पढ़े, सभ्यता और उसके बाद सामाजिक समरसता और यज्ञ वगैरह, ऋण वगैरह भी यहाँ पे हमने पढ़ लिए हैं।
तो इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और अपना फीडबैक दें कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।